अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन। आपको बताते चलें कि अब आप हमारा जो डिस्कशन है, जो बिग डिस्कशन हम करते हैं 10 बजे से लेके 11 बजे तक, वो आप देख सकते हैं आज एंटरटेनमेंट पे भी। तो अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, कोई बात, कोई नुस्खा, कोई टिप या फिर कोई हमारी दी हुई कोई सलाह, तो अब आप उसको देख सकते हैं आज एंटरटेनमेंट पे भी। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आपको ये बताते चलें कि आज का दिन आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज उसकी 2-3 वजूहात हैं। इस हफ्ते जैसे मैंने आपको कहा था, वी आर इन फुल थ्रॉटल। मैं प्लानिंग कर रही हूँ अपनी कराची की मास्टर क्लास की, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग। आपने 1 नवंबर को याद रखना है बिकॉज 1 नवंबर को हम बिग अनाउंसमेंट करेंगे ऑन द शो एज वेल एज ऑन ऑल माई सोशल मीडियाज, ताकि आपको पता चल सके कि कराची में होने वाली इस मास्टर क्लास की डेट क्या है और इसकी दूसरी जो डिटेल्स हैं, आप इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इस दफ़ा हमने उसको भी मज़ीद आसान बना दिया है। सो ऑल द पीपल जो मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे कि कराची की मास्टर क्लास कब होने वाली है, वो आपको पता चलेगा फ्राइडे ऑन द 1 नवंबर। लेकिन इसके अलावा ज़रा कराची के बदलते हुए मौसम की बात कर लें। आज से लेके 31 अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि मौसम में तब्दीली, ये क्यार के नाम से जो हम साइक्लोन देख रहे हैं, इट इज़ हमारे साहिली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अभी तक जितनी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपडेट्स हैं, इसके अलावा अगर आप एक्यू वेदर पे भी जाके देखें तो इस तूफान का जो रुख है वो पाकिस्तान से परे है, यानी इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स ओमान। लेकिन फिर भी साहिली पट्टियों पे हम देख सकते हैं कि बोट क्लब के कल जी मनाजर दिखाए जा रहे थे। अगर हमारे पास वो विजुअल्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे नाजरीन से, जिसमें हम देख सकते हैं कि सीवीओ की रोड पे पानी आया हुआ है, बोट क्लब पे पानी आया हुआ था, डीएचए गोल्फ क्लब में हम देख सकते हैं कि पानी आ चुका है। तो डेफिनेटली हमारे तवज्जुह से हो सकता है आज मौसम बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार होगा, अबर आलूद होगा। लेकिन जैसे कि टिपिकली हमारी एज अ कराचीआइट ख्वाहिश होती है कि हम फौरी तौर पे साहिल समंदर पे चले जाएं, आज वो करने का दिन बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू स्टे होम, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। इसके अलावा जो दूसरी बिजली के आलात से रिलेटेड एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक सिस्टम कह रहे हैं कि 31 तारीख तक होगा, तो इस तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा बहुत अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ पे जो नशीबी इलाके हैं, लोगों के घरों में पानी आ चुका है, तो उनके लिए नकल मकानी करना इस वक्त बहुत अहम हुआ है। उनके लिए कैंप्स भी बनाए गए हैं, मलीर वगैरह में भी। लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। हम अपने तवज्जुह से आपको ये कहना चाहते हैं कि आज से लेके 31 तारीख तक थोड़ी सी एहतियात ज़रूर कीजिए। टेलीविज़न पे या रेडियो पे अपडेट्स लेते रहिए, हो सकता है कभी आपको पता ना चले, खुसूसन वो लोग जो साहिल समंदर के करीब रहते हैं, आपको ज़रूर एहतियात करनी है। इसके अलावा जी आपको बताते हैं टॉप स्टोरीज़ में हम ये भी देख सकते हैं कि पेमरा ने जो नए कागू किए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, जिसमें उनको कहा गया है कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। उसमें कुछ आपको बता दूं निकात ये भी हैं कि कोई भी तज्जियाकार, कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट जो खुद टेलीविजन पर अपेयर हो रहे हैं, वो किसी और टॉक शो, किसी और करंट अफेयर्स शो में जाके अपना तज्जिया नहीं दे सकते। आई थिंक देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक न्यूट्रल एनालिसिस होता है और एक होता है पर्सपेक्टिव पुशिंग। अब इसको काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी डिस्कस किया गया है कि क्या एक जर्नलिस्ट के लिए ह्यूमनली, यानी एक इंसानी तौर पे ये पॉसिबल भी है कि वो कम्प्लीटली न्यूट्रल हों। कहीं ना कहीं उनका झुकाव होना ये लाजमी है, ये फितरतन है। लेकिन इसके अलावा जो हकायक है उनको बयान करने के लिए उनके पास एक मार्जिन ज़रूर होना चाहिए। तो आई थिंक इन तमाम ही पेमरा से रिलेटेड जो कवानीन हैं, जो नई रेगुलेशंस आई हैं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के। आज भी इस पर बात की जा रही है और हाईएस्ट ऑफिसर्स, इवन कोर्ट्स को रुजू किया जा रहा है टू फाइंड आउट कि इसका हल कैसे निकाल सकें। अच्छा जी, अब आपको ये बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा। आज आपको बताएंगे कि हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद दादा, हु इज़ द CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इसके अलावा जी वो ओवरसीज़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के, यानी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे कि जो मुल्की इक़्तिसादियात हैं उसमें क्या तब्दीली आई है। द गुड न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान हैज़ जम्प्ड सेवरल प्लेसेस अप इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन यानी द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान उसमें बहुत बेहतरी लेके आया
है, लेकिन बिजनेस 2020 आने वाले साल और आने वाली पूरी दिहाई में हमारी क्या प्रोजेक्शंस बनती हैं। हमेशा पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से बात की जाती है, लेकिन देखना ये है कि इस पोटेंशियल को हम रियलिटी कैसे बनाएं। इसके अलावा आज ट्यूसडे है तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खुर्रम मुशीर, उनसे हम बात करेंगे एक्ने के हवाले से। अच्छा, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का जो सिरा जाके मिलता है वो हमारी डाइट से मिलता है। तो आज का जो हमारा 10 बजे का शो जो डिस्कशन है वो भी बड़ा अहम है, जिसमें हम बात करेंगे खाएं तो आखिर क्या खाएं। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है कि लेटेस्ट तहकीक किसी भी चीज़ को हमारी एक तरह से रद्द कर देती है। कहती है कि जी एक ज़माने में हम कहते थे अंडे और दूध खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब पता चलता है जी अंडे भी फेक हैं और डेयरी में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आखिर हम खाएं तो क्या खाएं और बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए इनको क्या दें। दैट्स गोइंग टू बी आवर डिस्कशन एट 10। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से वापस आने के बाद जो पहली थॉट मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूं कि हम अक्सर अपनी जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं, अगर हमने कोई परफ्यूम लिया है, कोई जोड़ा लिया है, कोई ख़ास दिन का इंतज़ार करते रहते हैं। वो ख़ास दिन तो आता नहीं है, चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। सो हर दिन को ख़ास बनाइए और अपनी चीज़ों को इंजॉय कीजिए। जो भी आपके पास है उसको पहन कर, उसको यूज़ करके खुश होइए। कई मैंने लोगों को देखा है उनकी बेहतरीन चीज़ें पैक की पैक रह जाती हैं, फिर इसी तरह किसी और को दे दी जाती हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ जॉय फराहम करती है, आपको खुश करती है, उसका इस्तेमाल यकीनी है। अच्छा जी, इस लाइव टिप के बाद ज़रा देखते हैं आज इन फोकस व्हाट आर जी। ये मौसम की तब्दीलियां आप देख रहे हैं और साथ ही जो सियासी मौसम है उसमें भी तुग़यानी आई हुई है। आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो तो कहा कि उनके ज़िंदा रहने तक कि उनका एक डेयर था कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। उनकी पेशन गोई यही थी कि उनको लगता है कि तमाम ही करप्ट लोग एक तरह से प्रेशर बिल्डिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। और दूसरी जानब उन्होंने इस बात पर भी काफ़ी खफगी का इजहार किया और मेरे ख्याल में जनरल आवाम की राय भी यही है कि अदलिया ने एक बड़ा ही अजीब सा सवाल फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत के सामने रखा कि वो नवाज शरीफ साहब की सेहत की गारंटी लें, उनकी ज़िंदगी की गारंटी लें, जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये तो इंसानी तौर पे मुमकिन ही नहीं है। हमारा ईमान है कि हमें अगले चंद घंटों का नहीं पता, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हम सब दुआ गो हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत में बेहतरी आए। इसके अलावा जिस तरह के हमने आपसे शेयर किया कि उनके लिए अगले 48 घंटे काफ़ी अहम डॉक्टर्स ने करार दिए हैं। उनके गुर्दों में इन्फेक्शन फैल रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स और मुख्तलिफ प्लेटलेट्स के जो इंजेक्शंस लगाए गए हैं। तो देखना ये है कि इंशाअल्लाह ताला इन बेहतरीन तिब्बी सहूलियात का उनको फ़ायदा हो और अल्लाह ताला उनको शिफायाब करे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो मार्च है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग इसमें मुकीम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके हवाले से भी कहा कि जो लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं या जो इसको लीड कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि उनका असल मकसद क्या है, किस बात से उनको मसला है। इस्तीफ़े का अगर मुतालबा किया जा रहा है तो क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ये मुतालबा बनता है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रताज गुल साहिबा, PTI से आपका ताल्लुक है। थैंक यू ज़रताज कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहला आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में ये पैगाम तमाम अपोजिशन को दिया है कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। आप इसका क्या रद्द अमल एक्सपेक्ट कर रही हैं और ये मौक़िफ़ उनका डे 1 से है, क्या अपोजिशन इसको सीरियसली लेती है? जी थैंक यू सिद्रा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्राइम मिनिस्टर का तो जो दो टोक बयान है वो पहले भी था, पहले भी अपनी बात पे खड़े थे, आज भी अपनी बात पे खड़े हैं जी। और हमारे कभी भी मौक़िफ़ में चेंजेस नहीं आए, कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि NRO उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनका वो हो इस मुल्क के अंदर जो है किसी की जात के साथ झगड़ा हो, जिसका मुल्क के कौम के पैसों के साथ झगड़ा हो, जिन्होंने मुल्क को कौमी लंगर खाना समझ के लूट के खा लिया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, फेयर के फ्लैट्स बनाए हो, एसेट बियॉन्ड मीन्स हो उनके 31 ट्रिलियन का यानी कि 31,000 अरब का कर्जा उन्होंने मुल्क के ऊपर चढ़ाया हो और वो तमाम लूट के सुट के खा गए और उनका 126 दिन का ट्रायल और उनके पास सिवाय कतरी खतूत के किसी चीज का जवाब ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो जाहिर बात है उनके साथ तो NRO नहीं हो सकता। तो प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत कल भी इस बात पे खड़ी थी, आज भी इस बात पे खड़ी है। जहां तक फजल रहमान साहब के धरने की बात है और अपोजिशन उसके कंधों के ऊपर सियासत कर रही है, देखिए जी जाहिर बात है हर चीज का कोई ग्राउंड होता है।
कोई ना कोई मफाद होता है। वेस्टेड, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसका वेस्टर्न इंटरेस्ट है, क्योंकि फर्ज करे अगर कोई जाती मफाद ना होता और कोई वाकई कौमी मफाद होता तो जिन्होंने इलेक्शन की कैंपेन के बारे में या इलेक्शन की रिगिंग के बारे में बात करी थी तो उनको तो ट्राइब्यूनल में पिटिशन दायर करनी चाहिए थी। अब फजल रहमान साहब अगर इलेक्शन रिगिंग की बात करें तो उनकी तो 2% के टोटल वोट बैंक है, वो तो अपनी आबाई सीट भी जो है अली अमीन गंडापुर के मसले के साथ जो है वो। सरताज साहब, आप क्या समझती हैं मौक़िफ़ के ऊपर? तो पहले भी बात हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कहा कि कोई ऐसा ठोस आर्गुमेंट नजर नहीं आता जिसके लिए इस्तीफे की मांग की जाए या फिर मार्च के लिए बाहर निकलें। और मार्च अगर महंगाई के खिलाफ है, अगर गवर्नेंस के हवाले से है, तो इनके पास कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी भी मौजूद नहीं है। आपकी सियासी एनालिसिस में आप क्या समझती हैं, कितने लोग इकट्ठे कर पाएंगे, मोबिलाइज कर पाएंगे फजल रहमान साहब, और उनको क्या आगाही भी है कि वो किस मिशन के तहत या किस कॉल पे लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं? देखें, जो उसकी तादाद है ना लोगों की, एस्यूम ये मैं तो नहीं कर सकती हूँ। हमारा धरना तो नहीं है, हमारी मूवमेंट तो नहीं है। मेरी मूवमेंट थी तो 2013 की, तो हमें तो पता था हमारे जलसों में कितने लोग आएंगे, हमारी रैली में कितने लोग आएंगे। ये तो क्वेश्चन सिद्रा मेरे ख्याल में आपका रेलेवेंट जो है वो इन तीनों चारों जमातों से मिलकर बनता है, जो रेंटे लीडर और रेंटे क्राउड के पीछे पड़े हुए हैं बिरयानी के प्लेटों पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे। बेसिकली तो अपना अपना मफाद है, वेस्टर्न इंटरेस्ट है, लीडरलेस इनकी सियासत है। आप देखें, दो बड़ी पार्टियां जो अपने आप को कहती, अलमिया है ना पाकिस्तान की सियासत का, कि दो बड़ी सियासी पार्टियां जो तीन दफा की हुकूमत कर चुकी हैं, वो फजल रहमान साहब के पीछे छुप के अपनी सियासत कर रही हैं। तो कितने बंदे लेकर आने, कितने लोग होंगे, ये तो ना मेरा लेकिन सरदार साहब, एक बात, आपकी बात में वजन है और अवाम इस बात का इदराक रखती है कि जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कहते हैं ना कि हुकूमत वक्त में लचक भी होनी चाहिए। कुछ भी है, ये अपोजिशन है, आपसे इनके ख्यालात नहीं मिलते, आपके ऑब्जेक्टिव्स एक ही हैं, मुल्की सालमियत, लेकिन आपके शायद तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। तो क्या हुकूमत को ये लचक दिखानी चाहिए कि इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आएँ, इनके साथ गुफ्तगू करें, इनके साथ अगर कहीं गुस्सा भी है तो ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तक मुज़ाकरात कैसे हुए हैं? क्या उसमें कोई आप डेवलपमेंट देखती हैं, कुछ बेहतरी देख रही हैं चीज़ों में? नहीं, देखिए, मुज़ाकराती कमेटी से, जो रैबर कमेटी से, उसको तो सेट असाइड खुद ही फजल रहमान साहब कर चुके हैं, वो खुद अपनी रैबर कमेटी को नहीं मानते। और अगर दूसरी तरफ रैबर कमेटी को उन्होंने मुज़ाकरात के लिए भेजा है तो डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो एज प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं, तो इसलिए तो वो हमारी कमेटी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट की बात है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात होती है, वो हमेशा यही करती है कि हमेशा लोगों से मुज़ाकरात करती है और मुज़ाकरात ही सबसे बेहतरीन हल है। सही। इसका डेडलॉक तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो उस पर तो हमारे बड़े सीनियर लीडर्स शामिल है और उसके अंदर दो बहुत बड़े स्टेट्समैन जो वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं। सरताज जी, मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल सही कहा, यकीनन नहीं होना चाहिए। एक मामला जो इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत संगीन है वो है नवाज शरीफ साहब की तबीयत की नासाजी। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 48 घंटे उनके लिए बड़े अहम हैं। क्या हुकूमत इस बात की हामी है कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए इलाज के लिए? देखिए, मेरी पहली स्टेटमेंट तो ये कि जितने भी पाकिस्तान के जेलों के अंदर लोग हैं, जो कैदी हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोई बीमारी लाहक है और उनको तिब्बी उसकी सहूलियात की ज़रूरत है, और जेल उनको हमेशा जिन मैनुअल के मुताबिक वहाँ पे डॉक्टर हमेशा मौजूद होता है, उनको सहूलियात मिलती हैं। लेकिन चूंकि जो नवाज शरीफ है या जरदारी साहब, उनके ख्याल में ये उनके लिए नाकाफ़ी है। उनके फेवरेट नवाज शरीफ के तो स्पेशली 5 ज़्यादा बोर्ड भी बन चुके हैं, उनके पसंद मौलिज भी हैं। तो वो जरदारी साहब ने भी डिमांड की है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो पाकिस्तान के तमाम कैदियों को भी ये मेरा ख्याल है कि बेल ग्रांट होनी चाहिए थी बुनियादों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जरदार साहबा हमारे साथ मौत के लिए। अगले 48 घंटे हम दुआगो हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत में बेहतरी आए। यकीनन इस मामले को, ये सियासी पहलू इसका आ चुका है क्योंकि ज़्यादा उलझ गया है, लेकिन फिर भी लेट्स सी हाउ द सिचुएशन डेवलप्स। इसी के साथ जी बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। आपको बताते चलें कि आज क्योंकि मंगल है तो हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और आप देख रहे थे सियासत के बाद हम फौरन जरा वेलबींग पे शिफ्ट करते हैं, माहौल बदलते हैं। आपका वैसे क्या रिएक्शन है जब आप देखते हैं
इस तरह के बयानात और बहुत सारी जो आपस में तलखी आ जाती है, इस पे आपका क्या रिएक्शन? मुझे बड़ा लैक करता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। आप देखें रिफाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, एक बिल्कुल एक क्रूड लैंग्वेज इतनी खराब, लोगों का तरीका रवैया, एक जैसे एक एथिक्स होता है ना, आप कुछ भी करें। बिल्कुल आप देखें जब पाकिस्तान का क्रिएशन आप जब देखें, बल्कि सिद्रा का मैंने प्रोग्राम देखा था, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक सोसाइटी में जब पाकिस्तान बना तो आप देखें कायद-ए-आज़म, फातिमा जिन्ना, ये कैसे, लियाकत अली खान, ये लोग कितने ग्रूम्ड लोग थे, ठीक है। अच्छा फिर वही बात मुझे सिद्रा बड़ी ज़बरदस्त अपील की कि अभी आप देखें, पहले आप 60s की वीडियोस देखें कराची की, पारसी लेडीज़ हैं, सब लोग खवातीन साड़ी पहने हुए, इतना डिसेंट एनवायरनमेंट, और कोई इनके लिए खिलाफ डाइवर्सिटी थी जी। इस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त हमारी कितनी, मेरे ख्याल में 22-23% पॉपुलेशन हमारी माइनॉरिटीज पे डिपेंड करती थी, तो डाइवर्सिटी बहुत थी, जिसके हिसाब से टॉलरेंस भी बढ़ता। लेकिन कमिंग बैक टू आवर इशू टुडे, आज हम बात करना चाहते हैं जी एक्ने के बारे में, जो कि सबका दर्द सर है, और ख़ास तौर पे इसलिए भी जो यंगस्टर्स होते हैं। वैसे तो अब अच्छा मौसम है, हम अगर देखते हैं कि जैसी सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि वो ऑयलीनेस कम हो जाती है आपकी स्किन की, तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लोगों को तो अपनी स्किन, अपना फेस सर्दियों में बहुत पसंद है। लेकिन फिर पहला सवाल ये होता है कि थ्रू आउट जो टीनेजर्स अपनी एक्ने ख़त्म करने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस, एप्लीकेशंस, ऑइंटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसी सर्दी आती है अब नाउ दे हैव मेड देयर स्किन ओवर ड्राई। बिल्कुल क्या करना चाहिए? अच्छा सिद्रा, बिल्कुल आपकी बात से पहले मैं बता दूं, लोग समझते नहीं, लोग आते हैं, मैं कहता हूँ अरे अच्छा एक्ने नहीं, एक्ने नहीं है, ये तो मेरे पिंपल्स हैं। कोई कहता है मेरे कॉमोडोन्स हैं, कोई कहता है नहीं, मैंने कहा हाँ ये एक्ने है, तो ये ब्लैक हेड्स है, ये वाइट हेड्स हैं, तो ये एक ही वेरिएंट है, एक्ने वल्गैरिस, ठीक है, पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, कॉमोडोन्स, ठीक है, और डेब्री जो आपके जमा होता है, वो सारा मिला के एक्ने है। तो पहली आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस इवन मोर डॉक्टर, कि मुझे बताएं खुरम कि हम अक्सर जब देखते हैं कुछ लोगों को एक्ने होती है तो बहुत छोटे दाने होते हैं, कुछ लोगों के दाने बहुत ज़्यादा बड़े, अग्रेसिव, रेड पस वाले बन जाते हैं, तो क्या वाकई ये सब एक्ने में आता है, या इसकी क्या वेरिएशन है? आपकी स्किन टाइप की वजह से ये इतना कुछ लोगों में अग्रेसिव होता है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, वो जो आप कह रही है एक्ने, एक तो एक्ने वल्गैरिस होती है, एक जो बड़े आपके नोड्यूल्स बने होते हैं, वो नोड्यूलोसिस्टिक, यानी आपकी बॉडी में आप टच करते हैं बहुत पेन होता है, फेस स्किन में टच करते हैं। इस तरह ना सिर्फ ये एक्ने फेस पे होती है, अच्छा बहुत सारे लोगों को एक बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक्ने चेस्ट पे भी हो सकती है, एक्ने शोल्डर्स पे भी हो सकती है, एक्ने, हाँ एक्ने बैक पे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा एक्ने की सिर्फ यही वजह नहीं कि आप टीनेजर हो, ठीक है, थोड़ा आप अडल्ट होते हैं, 30s में भी आपको एक्ने होती है। अगर लोगों को ये लगता है कि एक्ने के मसाइल टीनेज में खत्म हो गए, छोड़ आए हम वो गलियां, जी नहीं, एक और मोड़ आता है, जो आप 30 क्रॉस करते हैं, खवातीन स्पेशली, तो कम्स बैक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है, थोड़ा आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस, थोड़ा स्ट्रेस आउट होना, जस्ट जनरली एज, आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, कुछ हार्मोन्स आपकी जो प्रोडक्शन थी बॉडी में उसकी कम होती चली जाती है, एस्ट्रोजन आपका कम होता चला जाता है, एंड योर कोलेजन कम्स डाउन, और आप जनरली लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा दूसरी बड़ी आपने जो बात की सिद्रा, कि जो कोलेजन के लोग ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, उससे भी एक्ने आती है। बिल्कुल, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज़ है ना, वैसे कोई कोलेजन तो एनहांस नहीं होता, आपकी झुर्रियाँ तो उतनी पड़ती हैं मगर आपकी एक्ने आती है। फिर क्या होता है कि बहुत सारा मेकअप अच्छा लगा, बहुत सारा इकट्ठा ले लिया, तो वो उसकी डेट एक्सपायरी हो जाती है, या आप उसको बहुत फिक्शन के साथ लगाते हैं। अच्छा रात को ख़वातीन प्रॉपर क्लिनजिंग ये नहीं होती कि आपने लिया और किसी अच्छे साबुन या फेस वॉश से मुँह धो लिया, नहीं, नॉन एल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट से जब तक आप मेकअप उतारेंगे नहीं, तो वो आपको एक्ने डेवलप करता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग एक लड़का आया अभी बिल्कुल यंग, बिल्कुल, मगर वो काम क्या करते थे कि जो डीजल की वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वो जो फ्यूम्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सपोजर, आप देखें कि हमारे यहाँ जनरली इतनी फाइन डस्ट हर वक्त हवा में होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आप घर में डस्टिंग करते हैं, सुबह डस्टिंग की, शाम तक आपको फिर एक लेयर अपने फर्नीचर पे नजर आएगी। सो इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग टू योर स्किन, स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आपका आउटडोर काम ज़्यादा है, तो ये तो जी बेसिक्स हैं, आपको क्लेंजिंग ज़रूर करनी है, टोनर्स एंड मॉइस्चराइजर। अच्छा एक खुरम, अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि अगर तो मुझे एक्ने है, सो पीपल से कि ये तो मेरी ऑयली स्किन है, देन आई डोंट नीड टू मॉइस्चराइज इट। ये कितनी बड़ी गलत फहमी है, इसको जरा दूर करें। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा देखिए, एक तो
टोनिंग बहुत ज़रूरी है, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है और मॉइस्चराइजेशन तो हर मौसम में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप एज करते हैं, टीन एजेस से निकलते हैं, 20s में आते हैं, 30s 40s, मॉइस्चराइजेशन और रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट कर जाता है ना कई लोगों के लिए, जो आपकी एक्नी होती है, अगर आपने एक्नी प्रोन स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाया तो कहते हैं और दाने निकल आएंगे। वो डिपेंड करता है ना कि आप ऑयल बेस्ड लगा रहे हैं, वाटर बेस्ड आप करेंगे, मगर आपको जरूर उसको, जब तक सपल आपकी एक लचक नहीं होगी स्किन में, जब तक मॉइस्चर नहीं होगा, वो वाटर बेस्ड होना चाहिए। अगर आपकी बहुत ड्राई है तो ऑयल बेस्ड भी हो सकती है। और वो फिर अगर एक्नी का इलाज कर रहे हैं, आप एक्नी की दवाई खा रहे हैं या लगा रहे हैं, तो आप एक्नी की क्रीम लगा के ऊपर से लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो वंस अगेन जी, एक्नी बड़ी मोस्ट कॉमन स्किन इशू है जो लोगों के पास होता है, लेकिन उसको प्लीज बर्बाद ना करें ओवर द काउंटर चीजें लेके या 3-4 दवाइयां मिला के लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गो विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गो विजिट डॉक्टर खुरम एंड फाइंड आउट कि आपकी स्किन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन सोल्यूशन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम अक्सर यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी और ख़ास तौर पे जब बात की जाती है द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वी वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट, जिस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स में इंटरनेशनली भी कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, IMF का वफ़द पहुँचा हुआ है जी, और यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी चेंजेस लेके आए हैं वो इनेबल कर रहा है अब उन सेगमेंट्स को भी बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए जो शायद पहले नहीं थे। इससे इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं वो साजगार हो रहे हैं, इसमें तब्दीली आ रही है, बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह ताला थिंग्स आर लुकिंग ब्राइटर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब हम बात करते हैं ख़वातीन की और लड़कियों की, तो एक सोच में तब्दीली आ रही है, यानी नाउ मूविंग फ्रॉम द होम मेकर्स टू फ्यूचर मेकर्स। आप इस वक्त देखिए पाकिस्तान का कोई प्रोफेशनल कॉलेज आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन लड़कियाँ मेरिट की बेसिस पे ना सिर्फ अपनी जगह को सिक्योर कर रही हैं बल्कि टॉप मेरिट पे वहाँ से ग्रेजुएट भी कर रही हैं। सो वी नीड टू नाउ लिंक अप टू द इंडस्ट्री एज वेल कि किस तरह उनको इनेबल किया जा सकता है कि दे आर नॉट जस्ट जॉब सीकर्स बट ऑल्सो जॉब क्रिएटर्स। सो यही है फोकस पाकिस्तान के ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बैंक इन पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान, मिस्टर शहजाद दादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Such a pleasure to have you here. And first of all, I want to begin with asking you about the Pink Ribbon. Pink October is now ending, but that I feel is a project and an issue close to your heart. Very close to my heart and very close to our bank. So first of all, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for having us over here because I think the topics that I would like to discuss are very near and dear to the banks and to my personal passion. So it's really an opportunity to get a chance कि आपके program के through we get a chance to talk about it. But Pinktober is, as you know, it's cancer awareness, breast cancer awareness week, month, and I think there's a lot of awareness that was created in the last few weeks, and we feel that it's something that so easily, it's one of the cancers that can easily be prevented if we do early detection. And I think it's really onerous on all of us, the community, to provide and facilitate opportunities for young women or women of to be able to get that awareness. So this is just a Shahzad, I feel कि जिस तरह कहा जाता है ना कि leadership style, a leader's personality cascades over the entire operations and the ethos of an organization. आपका हमने देखा कि हाल ही में He for She, the UN campaign where the men actually come forward and they facilitate women. And now a few months later we have the Future Makers, which is your campaign, your initiative for women to be more empowered. इसका थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि how can the young women of Pakistan benefit from this program? Absolutely. So Future Makers is our community initiative program that we launched globally, and I'm very proud to say that in Pakistan we are leading the way on that. And basically iske andar focus is on younger people, particularly girls and visually impaired, because we believe that these are two segments that clearly need a lot of attention, especially the younger girls and women in general. If you also look at the UN SDG programs, it's been number 5 as diversity, gender diversity. And I think a country like Pakistan, where half the population is female, only representation in the workforce is 20%, which is well below
our neighboring countries and well below the world standards. If you look at what is your understanding? What prevents women from being a part of the workforce and to actually avail these opportunities? आपको क्या लगता है hurdles कहाँ हैं? I think hurdles all along the way. In Sahi. fact, and it starts from basic education. If you look at the dropout rate in education, females dropout rate is much high. अगर आप illiteracy rate देख लें या literacy rate जो जिस तरह से हम define करें, 70% is in men and women are 35%, which is, you know, there's a 35-point delta in that. And then when you look at the participation or you look at the strength of the female population, in fact, if you have noticed, all the intermediate medical colleges, all the major examination boards जो होते हैं, उसके अंदर top 3, top 5, top 10, top 20 में females are predominantly there. And then you question why are they not joining the workforce? And I think that's the challenge that we have. How do we make sure that they not only come forward but also stay there? And I think udhar hamari organization like us need to have a mindset change and inclusive behavior, because I think if we don't do that, we are really losing out. आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप देखें एजुकेशन ही आप देख लें और अगर आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा इशू है और इस गवर्नमेंट का और प्रीवियस गवर्नमेंट्स का भी है, हाउ डू वी गेट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड? यू कैन नॉट हैव हाफ योर वर्कफोर्स सिटिंग एट होम or almost half of that sitting at home. So we really need to create opportunities for younger कुछ people. तो इसमें हमें ट्रेडिशनल हर्डल्स नजर आते हैं ना. लोगों ने कहा कि कल्चरली पीपल अस्यूम के होम मेकिंग, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली इज अ गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. शी इज डन वेल इन कॉलेज एंड इन स्कूल, बट समहाउ वी फील एज इफ इट्स फैमिली लाइफ वर्सेस वर्क लाइफ. How can organizations facilitate women? Well, multiple ways. I think first of all, I think there's a lot of best practices being done, not just by Standard Chartered, but by many other organizations, both domestic and international. And I think we need to bring those best practices. Some of them could be flexi hours, having a daycare system. Maternity, paternity leave, daycare centers, making sure that we allow them the time to rejoin if they have taken some time off, and many other ways. And I think we have one of the best things I've heard around the world in one of the European countries, I think it was Netherlands if I'm not wrong, उन्होंने कहा maternity leave तो होती है, paternity leave देनी चाहिए so that both the partners can share कि आप जरा छुट्टी husband को भी देना कि वो थोड़ा time रहे कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को look after करे and the woman can go back to work. How far are we from that in Pakistan? We actually are giving paternity. You're giving paternity leave. A few other organizations that I know have started doing that. But let's hope people actually go and take care of their children rather than party out, right? मुझे ये भी बताएं शहजाद, because you're also the vice president of the Overseas Investor Chamber of Commerce and Industry, तो पाकिस्तान के बारे में ज़बरदस्त reports आ रही हैं. This is the World Bank reporting, the IMF reporting. Thank God we haven't been blacklisted by the FATF. Ease of doing business has been a major concern for the policy makers. How happy are you as the VP OICCI कि things are improving? Oh, I'm delighted and thrilled, and I think we are not making we're not making too much of a big deal about it. I mean, the drop of 35 points is really amazing, and I think we all should be very proud of it. If you really look at where we were and where we have come over the last couple of years, it's been amazing. Obviously, we started at a low level, then things went wrong, and then we have started coming back. इसमें Overseas Chamber ने बहुत बड़ा हिस्सा play करा है, like several other organizations. So I would like to again thank everybody who has played a role. We feel that it's onerous on us if we want to bring more foreign direct investment. How was it possible dropping 35? Very simple. Honestly, if you really go down to it, there were some very basic things that were being asked of what we were doing wrong, or the processes that we had, the cumbersome, the lethargicness in our approving authorities, and what was the need of the customer. If we had just put the customer at the center of everything, and उसके जो मसाइल थे उनको अगर हम फोकस करते हैं, वही हम कर रहे हैं, getting electricity, getting contract enforcement, getting approvals, and I think the Board of Investments is now working very diligently on this thing, and I have no doubt in my mind that we will be well below 100 if we continue with the same speed. But there is going to be it has to be a concentrated effort, और इसके अंदर I think ये बहुत ज़रूरी इंडिकेटर होता है, especially for foreign companies, international companies, because वो ये इंडिकेटर देखते हुए नई इन्वेस्टमेंट लाएंगे. और आपको जब आप पता है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, you're absolutely right. It's so inspiring to know that you're so forward looking, so future oriented. एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक influx है of young people going for startups and being entrepreneurs, and most of these are technology
टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, उसमें एक जो मुझे ग्लिच नज़र आ रही है, सम ऑफ द ग्रेट आइडियाज दैट गेट फंडिंग, दोज फंड्स आर नॉट पार्क्ड इन पाकिस्तान, दे आर either parked in Netherlands or in Dubai. As a banker, as somebody who's part of the OICCI, how do you think the policy makers should make it even simpler and easier for this fund to come to Pakistan? Yeah, look, Siddha, I think you're identifying an issue that's important, but let me step back a little bit. There are a lot of entrepreneurs, a lot of smart people, men and women, who really can do a lot. I'll give you an example. Aap pooch rahe the, how did Standard Chartered can get more women entrepreneurship, because our program that we have, which is Future Makers, it's about education, employability and entrepreneurship. And the entrepreneurship part mein humne abhi last year ही launch करा था Women in Tech, SC Women in Tech, and उसके अंदर हमने ये करा कि हमने applications ली from all women entrepreneurs who had ideas that were leveraging technology, and we ran them through a very aggressive sort of selection process. 20 of those projects were picked up, women-led projects. Wow. And then we put them through a 3 to 6 months mentoringship through Innovate, that was our local partner, and we selected 5 of those ideas. By the way, I was on the judging panel of those 20, and I tell you, each of them was a winner. And then we picked 5 and we gave them seed capital. Now they are developing and going into the next stage. I think we again need to, hamara kaam hai as institutions, as community leaders, to really create that inclusive, conducive environment कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े पैसा बाहर पार्क करने की. And I think there's a lot of work being done at the State Bank level, at the Ministry of Finance level, to make sure that, you know, digital payments and a lot of other things. So they can bootstrap, they can get seed capital from local investors. Absolutely. And when they're at that takeoff stage is when the, you know, the further funds come in, and inshallah by then we'll make some headway and get that to be parked in Pakistan. And inshallah we'll soon, and I'm really hopeful and confident, we'll have a unicorn from Pakistan, inshallah, led by a woman. And the ideas that I saw, I was amazed. So that's an important program, how we are doing. Shahzad, as a closing thought, have you really given up on men, that you have all your hopes parked with women? Absolutely. I've not given up on anything. I think Pakistan is a world of, gives huge opportunities. Somebody who's lived for a huge part of my career abroad, coming back to Pakistan, I think this is a country with so many opportunities all around. And I think we just need to make sure that we give opportunities to people who are underprivileged. Giving back is something underserved, especially women. Especially women. And I think it's really onerous on all organizations to play their role, because if you pick one sector or one idea, and imagine if everybody did that, each organization. I'll give you a very small example. I know we're short of time. Seeing is Believing. That was our program 10 years ago, where we as an organization globally decided that we want to eradicate avoidable blindness. At that time, 150 executives got together and made that commitment, and that sort of trickled down throughout the organization. 10 years forward, we raised over $100 million. We were able to, in Pakistan, deploy some of those funds, quite a bit of those funds, and we are very proudly say that 20% of avoidable blindness in Pakistan can be attributed to Standard Chartered Bank, because we were able to intervene, interject, and really address those. And work very closely. Just as मुझे पता है, internationally you work closely with Sight Savers, yes. There's LRBT in Pakistan that kind of partners with them, and yes, this blindness is avoidable. वही वाली बात है कि अगर आप पूरी दुनिया में बाकी medical issues की बात करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, भी नज़र आ रही हैं. यानी यहाँ तक कि जिन चीज़ों में आप समझते थे कि आपकी नज़र धोखा नहीं खा सकती, मिसाल के तौर पे जी सब्जियाँ, इवन दैट इज़ नॉट प्योर. जिस तरह अभी लोगों ने शेयर किया, हमने सबने वो वीडियोस देखी हैं कि लीची के ऊपर भी स्प्रे हो रहा है. आम का सीज़न आता है तो जो फ्रूट फरोश होते हैं, उनका रेडी का जो कपड़ा है वो पीले रंग का हो जाता है, ताकि आपको पता ही ना चले कि कितना पका हुआ फूल है या नहीं. हम अपनी बात कर रहे होते हैं गोरे रंग के इंजेक्शन, यहाँ मिठास के इंजेक्शन फलों को भी लगाए जा रहे होते हैं. अंडा खालिस नहीं, दूध खालिस नहीं, घी खालिस नहीं, तो फिर खाएं तो क्या खाएं. इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है जी, हमें कॉल करके आप ये सवाल भी कर सकते हैं. हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो हेल्थ एंड वेलबींग को दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने तरीके से आपको बेहतरीन मशवरे देते हैं, और शायद आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से आपको खालिस चीज़ें मिल सकती हैं. तो हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल गफ्फार आगा साहब, हकीम साहब जिनको हम जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच आगा साहब फॉर बीइंग हियर. और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर बिल्कीस, हर्बोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ प्योरिटी पे चीज़ों की बिलीव करती हैं. लेकिन
जो आपके नुस्खों में भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें अब तो वो भी जेन्युइन नहीं मिलती। तो सबसे पहले हकीम साहब आपसे गुफ्तगू की शुरुआत की जाए। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम एक दफ़ा आपका सीज़न हकीम का दस्तरखान साथ में कर रहे थे, आप लोगों को अक्सर ये मशवरा देते हैं भाई हमारे मुल्क में तो इतनी सहूलतें हैं, अपने सामने ले जाएं, गेहूँ को सामने पिसवाएं, हल्दी मिर्ची पैकेट की ज़रूरत क्यों है? लेकिन क्या अब हमें यही करना पड़ेगा? कन्वीनियंस पे हम रिलाय नहीं कर सकते? यूरोप के बारे में कहा जाता है बड़ा तरक्की याफ्ता है, आज वो वापस ऑर्गेनिक पर आ गया जी। और वहाँ पर तमाम चीज़ों को दोबारा वो जो आज से 70 साल 80 साल पहले थी वहीं पर वापस आ गया। यही कुछ हमें करना पड़ेगा। हम आज करेंगे या बाद में करेंगे? हम देख रहे थे कि स्प्रेज कलर वाले आ गए हैं, सेब बहुत ज़्यादा, चर्बी से बनने वाला ऑयल आपको मिलता है, सब कुछ। घी आपके पास प्योर नहीं है। मैं आपसे करूँ कि शायद मैं पहला शख्स हूँ जो मीडिया पे बैठ करके ये कहता था कि खुदा के लिए सेब का छिलका मत खाओ। ये कम से कम 15 साल पुरानी बात है जी। उस वक्त लोगों ने मुझ पर बड़े इतराज़ात किए क्योंकि हमने जो किताब पढ़ी है उसमें से ये लिखा है कि सेब के छिलके में सबसे ज्यादा ताकत होती है। सेब के छिलके का शानदार पीने से दिल मजबूत होता है। मैंने कहा उस पर ये नहीं लिखा हुआ कि सेब पर अब हम स्प्रे कौन से करने स्प्रे के अलावा वैक्स का वो जो आप देखते वो तो बहुत हैं बात की बात चमकदार है। बनाने के लिए, वो तो बहुत बात की बात है। बात है स्प्रे करने के बाद उसमें जहर कितना है, आखिर में उसको चमकदार बनाने के लिए हमने वैक्स की पॉलिश कर दी। तो भाई अगर साहब ये तो बताइए कि पहले ज़माने में, बल्कि अम्मी, हमारे बचपन की बात है, अगर बिरयानी बनती थी, घर में चावल बनते थे तो बाकायदा एक सेशन होता था जिसमें अम्मी बैठ के चावल में से कंकर चुन रही होती थी। अब ये कौन से चमकदार पैकेट में चीज़ें हमें मिलती हैं जिसमें एक कंकर, एक छिलके वाला चावल हमें नज़र नहीं आ रहा? व्हाट इज़ हैपनिंग? उसमें पॉलिश होती है। जब चावल निकलता है तो उसके बाद उस पर केमिकल डाल करके पॉलिश होती है और वो पॉलिश जो है वो बड़ा खूबसूरत चावल को कर देती है। क्या खाएं क्या ना खाएं के पे जब हम बात करेंगे तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे डाइट प्लान्स क्या है, हमारा खाने का अंदाज क्या है, हमें क्या खाना चाहिए। इंशाल्लाह इस पे हम जरूर अच्छा डॉक्टर बिल्किस, अगर आपसे अब बच्चों को अक्सर आप देखें कि रेड मीट पसंद नहीं होता, ये भी पसंद नहीं होती, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कम खाते हैं। तो मछली के बारे में भी कह रहे हैं कि समंदर में हम इतना प्लास्टिक डाल रहे हैं, इतना गंदबला डाल रहे हैं कि वो बेचारी भी अब इतनी फायदेमंद नहीं रही। चिकन, बच्चे चिकन बहुत आसानी से खाते हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? देखिए, अगर देसी है तो अच्छा है, और जो हम चिकन दे रहे हैं इसीलिए हमारे बच्चे हाइपर हो रहे हैं, क्योंकि जो चिकन हम खा रहे हैं उसका तो जेंडर ही नहीं है ना, और उसमें हार्मोन्स और उसको फौरी तौर पे इतना जल्दी डेवलप किया जाता है। जो चीज़ 6 महीने में डेवलप होती है वो 1.5 महीने में करके दे देते हैं। तो उसके बारे में तो ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर में नहीं खाई जाती, लेकिन नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे बताएं कि अगर खाने में असल ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो फिर क्या बच्चों को मल्टीविटामिन्स देना, कोई ग्रोथ का जिस तरह हम कहते हैं फॉर्मूला आजकल आए हुए हैं, दूध में मिला लें, पानी में मिला के पिलाएं, वो फिर ज़रूरी हो गया? देखिए, ज़रूरी तो हो गया, क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है? कोई भी अद्वियात बगैर प्रिजर्वेटिव्स के बन रहे हैं। जैसे हम आपने बात की कि पॉलिश राइस है, असल में अब एक केमिकल डाला जाता है जिससे हर चीज़ हशरात जो है वो होते नहीं है। हमारे हर मसाले में वो होता है। पहले आपको याद है चावल में वो जाला लग जाया करता था? बिल्कुल जाला लग जाया, जाला ही नहीं लगता चावल में। और देखिए, पहले चावलों को अगर लेने जाते थे जो, तो फिर ये देखते थे कि इसमें जो सुरसुरियां हैं तो इसका मतलब ये पुराना चावल है। सही सही, अगर नहीं है तो ये नया चावल है। सही। लेकिन अब असल में पता है क्या बात, आपकी मेरी माशरे की नहीं, हम खुद भी आराम तलब हो गए। नहीं, लेकिन आप चेंज देखें ना डॉक्टर बिल्किस, के पहले अम्मी कहती थी, बल्कि हमने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि सिर्फ सादे चावल बॉयल होते थे तो उसकी महक उसकी खुशबू होती थी। अब आप देखें कोरमा बन रहा है, सब्जियां बन रही हैं, किसी चीज़ की खुशबू ही वैसी नहीं है। हकीम साहब, जनाब बात यह है कि पहले जो चावल होते थे वो धान छड़ता था, वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती थी, वो हाथ से छड़ता था और वो वैसे ही आपकी प्लेट तक आ जाता था। उसमें ससुरियाँ हो, उसको सफाई करनी ज़रूरी हो। डॉक्टर साहब ने फरमाया, वो बहुत सही बात है कि हम खुद इतने सहल पसंद हो गए हैं कि वो जो 15 मिनट के लिए
चावलों को भीगने के लिए रखना है, हमसे वो भी नहीं होता, हमें भारी लगता है। हाँ, हम जो है वो राइस कुकर में डाल करके हम पानी डाल के बंद कर देते हैं, तैयार हो गया, खुदा हाफिज़। साहब ये छोड़िए, मैं तो इस बात पे हैरान थी कि अक्सर आप ये देखें कि 3 साल या 4 साल की मुद्दत कही जाती है पके पकाए खाने को। पहले शुरू में इन्होंने एक पाकिस्तानी ब्रांड था, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट रख दी। मैंने बड़े मजे से उसके पैकेट पर तो बड़ा खूबसूरत सा, क्योंकि डिश की फोटोग्राफी हुई हुई होती है, उठाया पालक पनीर, पीछे पलट कर देखा तो वो 3 महीने क्या बल्कि 2 साल पहले बना हुआ पालक पनीर था। बस जी वो पैकेट उसी तरह वापस रख दिया गया। लेकिन हम जो एक्सपायरी डेट देख रहे होते हैं, हमने कहा कि ये भी 1 साल बाद की एक्सपायरी है, हमने ये नहीं देखा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की बनी हुई है और क्यों। फिर वही बात कि प्रिजर्वेटिव शामिल है। अब प्रिजर्वेटिव से नुकसानात क्या क्या है, मैं आज 2-3 चीजें आपसे स्पेशली कहना चाहता हूँ। प्रिजर्वेटिव सबसे पहले हमारे जिगर के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा हमारे जिस्म में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है हम वो कंप्रोमाइज कर देते हैं, बीमारियों की बहुतात होती है। हम अपने माशरे में देखें तो हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। हम टीबी को सबसे बड़ा मर्ज समझ रहे थे, आज टीबी को खत्म करने के दावे के बाद आज हम कैंसर की हेपेटाइटिस किस तरह फैला, जिगर के ऐसे अमराज में मुब्तला है जिनके नामों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। सही सही। हमने क्या दिया, हम क्या देते हैं। हमने कहा कि जी चावल बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, वेट कम करो, ये करो वो। अरे भाई आप एक बात देखिए कि हमारे जिस्म के लिए जो सबसे आसान एनर्जी है हमारी बॉडी के यूज करने के लिए वो रोटी और चावल है। हमने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया। लेकिन पर हकीम साहब रोटी भी तो पहले आप, मुझे याद है जो आप हमेशा कहते हैं उसमें भूसी मिला हुआ हो या लाल आटे की रोटी हो, अब तो जिस चीज से हम रोटी बनाते हैं वो तो निरा सीमेंट है, इतना रिफाइंड कि वो जाके बस बॉडी में जम ही रहा है हमारे। असल बात यही है कि उस तरक्की ने हमारी सेहत बर्बाद कर दी। बिल्कुल। अब वो रोटी कैसी होनी चाहिए मैं उस पर भी आपसे अच्छा आगा साहब इस पे बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनका भी कोई सवाल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था ये चावल जो असली चावल हो तो कैसे पहचान, असली चावल की पहचान कैसे होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और ये पूछने का। आप दोनों में से जो भी इसका जवाब देना चाहे। अब देखिए हमने इजी जो हमारी एनर्जी थी उसको हमने ओमिट कर दिया। हमने कहा वेट कम होगा, यकीनन वेट कम होगा। क्यों कि जब बॉडी को आसान पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो फिर बॉडी क्या करेगी, वो प्रोटीन से जो हमारे जिस्म के फैट्स हैं वहां से अपनी एनर्जी उठाएगी। इसलिए गाड़ी को तो चलना है, जिंदगी में काम तो करना है, लेकिन अगर ये चिकनाई वहां से आने लगी, फैट से आने लगी, तो 2 चीजें जो सबसे पहले पैदा होंगी। नंबर 1 थकन बहुत ज्यादा होगी। तो वो लोग जो रोटी चावल छोड़कर डाइटिंग पर आते हैं, सबसे पहली बात है कि वो एनर्जी नहीं होती और स्किन खराब हो जाती है, गिर जाते हैं, किडनी पे प्रेशर, किडनी पे भी प्रेशर पड़ता है। जो ये आप विटामिन्स हैं वो विटामिन्स की कमी होगी। लेकिन ये जो बात अभी हमारे कॉलर ने की हकीम साहब, वो बात कर रही हैं कि जो कहा जा रहा है कि चावल नकली चावल, ये नहीं कि मुख्तलिफ किस्म का, ये अच्छा नहीं है या ज्यादा पॉलिश हुआ, बाकायदा मैं इसकी मिसाल दूंगी इस तरह। देखिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे साथ बड़ा आसान किया था। हमने जो है ना अपने साथ खुद खेला, ये हमारा किया हुआ है जी। और फारसी में एक मिसाल है कि खुद करदा इलाज नहीं, अपने किए का कोई इलाज नहीं, क्योंकि हम आसानियां ढूंढते ढूंढते चले गए। मैंने ये क्यों उठाया, यहाँ पे देखिए बिस्किट है ना, सारे बने तो एक ही चीज से है ना, इनके फॉर्मूला तो तकरीबन एक, इनकी सारी अशकाल जो है ना अलग अलग है। सही। ये सिर्फ मैं बताने के लिए बोल रही हूँ। इसी तरह जो चावलों की पहचान मैं आपको बताऊं कि चावल कभी भी वाइट नहीं होगा, अल्लाह ने उसको सफेद नहीं बनाया, उसके ऊपर एक ऑयल होता है। जब उसको निकाल देते हैं, राइस ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटी में इस्तेमाल होता है, तो क्या बायो प्रोडक्ट उसका वो बन जाता है। सही। और चावल की एक महक होती है। और कभी भी आप कोई भी मतलब के चावल लें, वो कभी भी अगर एक साइज का नहीं होगा, कोई भी चीज अगर ऑर्गेनिक आप लेंगे ना, कुदरती है तो उसमें नेचुरली अलग अलग साइज। 3 पहचानें आपको बताई हैं जी डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि उसके ऊपर एक शाइन होगी, एक उसके अंदर आपको शाइन ऐसी जो नेचुरल लगेगी आपको, जैसे ऑयल जैसी शाइन होती है उसमें। दूसरा ये कि चावल के दाने बिल्कुल यकसा नहीं होंगे, शाइन नहीं होगी,
वो मध्यम होगा, मध्यम होगा, मध्यम होगा, पॉलिश हुआ नहीं होगा, वो मध्यम होगा और उसकी महक होगी। ऑयल जो है ना, उस ऑयल के बाद आप उस चावल को रख करके हल्का सा रगड़ेंगे तो उसकी खुशबू बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपको पहचान जी मिल गई। इसके अलावा भी अगर आपके सवाल आते हैं, खास तौर पे मेरे पास ट्विटर पे एक सवाल आया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि बच्चों को क्या खिलाएं, स्पेशली जो ग्रोइंग एज के होते हैं और खास तौर पे वो बच्चे जो बेचारे ओबीस भी हो गए। आपने जैसे खुद कहा उनके पास उन पे बड़ा जुल्म होता है जी, उनकी आइसक्रीम, रोटी, चावल सब बंद कर दिया जाता है, फिर बच्चा पढ़ाई पे कैसे फोकस करे। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, खाएं तो क्या खाएं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी छोटे बच्चों के लिए, खास तौर पे जो ग्रोइंग एज में होते हैं। अब ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई इस तरह का डेवलपमेंट ड्रिंक या ग्रोथ ड्रिंक ना पिलाया जाए तो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स ही उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी रेगुलर ग़िज़ा है उसमें से ये सारी चीज़ें गायब होती चली जा रही हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है फरा? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने स्टार्ट किया है। थैंक यू। आगा साहब और डॉक्टर बिल्किस से भी बात करने का मौका मिलेगा। दरअसल बात वही है कि अब रात ही मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ, ये जो आजकल नकली अंडे आ रहे हैं। तो अच्छा, जैसे ही वो घर में एग मंगवाते हैं, हम तो बच्चों को ज़ाहिर देते हैं, उनकी नशोनुमा हो रही है। सही। तो अंडे देने होते, जब वो मांगते हैं बॉयल या कुछ दें, और वो जनाब खोला तो पहले ब्रेक हुआ था, फिर उसको हमने बर्न किया तो प्लास्टिक की तरह उसकी स्मेल आई। बाकायदा खुद हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब समझ में नहीं आ रहा ये ग्रोइंग बच्चों, हम अपने बच्चों को क्या दें, किस तरह दें और क्या चीजें दें, और कोई ना कोई उसमें चीज निकल आती। अच्छा, ये जो आपने एग्स परचेज किए थे फरा, ये वैसी रेगुलर दुकान से ग्रोसरी ली थी जहाँ से आप हमेशा लेती हैं? आ रहे थे हमारे, हालांकि हम नाम नहीं लेना चाह रहे, बड़ी हम क्या कहते हैं, एक यानी कोई नई दुकान तो नहीं थी ना, आप उसके रेगुलर ग्राहक थे? वो हम फोर्स की कह सकते हैं, एरिया में जहाँ भी रहते हैं। जी जी। वहाँ से हमने अच्छी मतलब के दुकान से ली थी, जहाँ से हमें हमेशा। मैं आपको बताऊं, उन बेचारों का भी कसूर नहीं होता, उनको भी सप्लाई कौन क्या दे जाए, उनका रेगुलर सप्लायर कभी कभी उनको धोखा दे जाता है। लेकिन आपने ये बात बड़ी अहम की है, इस पे ये नकली अंडों का काफ़ी अरसे से केस चल रहा था, इस पे हम बात करते हैं। और दूसरा ये कि दूसरा आपका सवाल है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन की डाइट होनी क्या चीज़ सेफ मौजूद है हमारे इर्द गिर्द जो हम उनको दे सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अगर साहब, नकली अंडे, ये कभी सोचा था हमने कि अंडे भी नकली हुआ करेंगे? अच्छा, आप बात सही कह रही हैं। होता क्या है कि वो पूरे क्रेट में 2-4 अंडे प्लास्टिक के होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड चल निकला है और आपको मिलावट है ना, अंदाजा नहीं होता, और वो घर ले आते हैं तो पता चलता है। बच्चों की डाइट मैं समझता हूँ सबसे अच्छी डाइट 2। नंबर 1, सूजी का हलवा। है, क्या याद करा दिया आपने, अभी संडे को ही खाया हमने सूजी का हलवा, फरमाइश करके। मेरी नीस और नेफ्यू आए हुए थे और मुझे भी बहुत शौक है, तो अम्मी से हमने भी बनवाया था। क्या बात है। उसके अंदर अगर आपने नट्स डाल दिए हैं, और अगर बच्चा छोटा है तो नट्स को आप ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन फ्रेश। और नंबर 2, मकई का आटा या जौ के आटे का खीर। सही। उस दूध डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और खीर से बना दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने से लेकर के 2-2.5 साल तक के बच्चों। सही। उनको अगर आप एज एडिशनल डाइट ये दे दें तो फिर ऑटोमेटिकली तमाम हमारे सिस्टम्स बेहतर हो जाएंगे। हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हम अपने सिस्टम को ख़राब कर लेते हैं। हमारा सिस्टम वो तमाम चीज़ें बनाना बंद कर देता है। आपने कहा जौ के आटे का दलिया टाइप अगर बच्चों को खिलाना शुरू कर दें, सूजी का हलवा, या सूजी को भी दूध में जैसे लई सी बनती है उसकी, वो भी आप पिला सकते हैं। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, नट्स इसमें शामिल करें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते हैं ना कि बच्चे को, हकीम साहब इसमें मुझे करेक्ट कीजिएगा, छोटी एज में उसका कोई टेस्ट बड्स नहीं होते, सिर्फ मीठा वो कर सकता है, तो उसमें हल्का मीठा अगर आप रखें या चीनी के बजाय अगर आप गुड़ या फिर इसके अंदर हनी डाल दें। अभी मैं पेशावर गई डॉक्टर बिल्किस, क्या जबरदस्त वहां पे गुड़ आपको मिलता है। आप सोचे आप कावा छोड़ के आपका दिल चाहे बस आप गुड़ ही खाते रहे। Why have you forgotten those things? गुड़ मैं अभी ऑर्गेनिक गन्ना उगा रहा हूँ, हर साल ऑर्गेनिक गुड़ बनाता हूँ। आप वो टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। आज के मौसम के एतबार से सूजी हल्का सा तवे पर भून लें, उसको पानी में उबालें, उसमें
थोड़ा सा आप बादाम का तोड़ करके वो मिक्स कर दें, ये सूजी का हलवा तैयार हो गया। मीठा करने के लिए उसमें गुड़ इस्तेमाल करें। रनिंग नोज हो, शदीद छींकें आ रही हो, शदीद मौसम के असरात हो, ये खाली एक प्याली बना करके पी लें, इंशाल्लाह ताला सारी जल्दी। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, ये जो आपको इतनी ज़बरदस्त नुस्खे यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर आप यहीं से ज़रा 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई जाएं और आप मॉल्स में वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनिक स्टोर्स में इसी रेसिपी के आपको बहुत महंगे एनर्जी बॉल्स मिलते हैं, यानी छोटे छोटे उन्होंने बना के कहते हैं ज़रा सी मेहनत ख़वातीन कर लें, हफ्ते का एक दिन निकाल के अगर आप ये बना के इसको बॉल्स के तौर पे रख लें, बच्चा अगर नाश्ता नहीं भी करता, टेल देम दैट दिस इज एन एनर्जी बॉल। हम अपने घर में मेरे नीस और नेफ्यू के साथ यही करते हैं और वो इसको लेके घूमते घूमते खा लेते हैं, उनको लगता है कि ये स्वीट है। बल्कि इस दफ़ा अगर तो आपने ये कॉस्ट्यूम पार्टी रखनी है हैलोवीन पे, तो खुदा के वास्ते बच्चों को कैंडी के बजाय इसी तरह की चीज़ें दें, ये सेहत के लिए बेहतरीन है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे, खाएं तो? बात यह है कि जी खाएं तो क्या खाएं, लेकिन जिनकी ड्यूटियां हैं उनको अपनी, अगर फूड इंस्पेक्टर अपनी सही ड्यूटी करे जी और इनको वक्त पे चेकिंग करे। अब जितना मलीर नदी है, हम जो मलीर वाले लोग हैं, हाँ शाह फैसल मलीर, और तो वहाँ वो नदी पे उन्होंने मुख्तलिफ सब्जियां लगाई हैं, जो हमारा सेवरेज का पानी सारा जा रहा है वहाँ पे, वही सब्जी आती है यहाँ पे, अब लोग ले आते हैं। अब मुझे बात बताएं, अगर वहाँ पे क्या हुकूमत वक्त या इंतजामिया नहीं देख सकती? ऐसा बहुत अहम सवाल है आपका। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल एंड फॉर दैट पॉइंट। डॉक्टर बिल्किस, बहुत ज्यादा हरी हरी पालक, पुदीना, हीना और धनिया आपको नजर आता है, पता वाकई चलता है कि वो सेवेज के पानी से बना हुआ है। इसकी कैसे पहचान करें? बहुत आसान है इसकी पहचान। तो सबसे पहले 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो हर सब्जी भी बराबर नहीं होती। सही। जब आप शेल्फ में जाके खूबसूरती के पीछे जाते हैं ना कि हसीन चीज नजर आए, हाँ। वहीं आप धोखा खाते हैं। अच्छा, और ये वाली जो इसका तो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, शायद आगा साहब भी गए होंगे, हम एक चैनल के उस पर हमने जाके प्रोग्राम किया। आप यकीन करें, वहाँ खड़ा रहना 2 से 3 घंटा वबाले जान होता था, इतनी गंदी स्मेल आती थी जहाँ पे उगाई जा रही, क्योंकि हम शादी के खेत वगैरह दिखा रहे हैं। अच्छा, उन सब्जियों को आप ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे इसको काट के रखेंगे ना, वो हरी हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीडाइज होगी, जैसे ही वो ऑक्सीजन से नजर आएगी तो उसका रंग बिल्कुल बदल जाएगा, और पकाने में भी ना आपको स्मेल एक आएगी। और देखिए, रियाज खान ने भी बहुत अच्छी बात की, मैंने भी ये बात की कि ये सब हम खुद अपने साथ करें। एब्सोल्युटली डॉक्टर बिल्किस, इस पे हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो हम कह रहे हैं ना, खाएं तो क्या खाएं, तो धोखा फरेब ये तो हम खा रहे हैं, लेकिन खुदा करे कि हमारे इस प्रोग्राम से और इस बात करने से शायद किसी का ज़मीर जाग उठे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा रैपिड फायर कर लेते जी, बहुत सारे आपके सवालात हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चों को सिर्फ जंक फूड चाहिए। हम अच्छा म्यारी खाना इतनी जान जोखम करके बेहतरीन चीज़ें बनाते भी हैं, तो बच्चों को सिर्फ पिज़्ज़ास और बर्गर्स चाहिए। इससे कैसे छुटकारा हासिल करें, उनको घर की रोटी चावल कैसे खिलाएं? आगा साहब, योर रिस्पॉन्स टू दैट। एक चीज़ अर्ज करूँ, 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स मौजूद होते हैं। Okay. अगर आपको ये पता है और उसके बावजूद आपका दिल चाहे कि आप फास्ट फूड बच्चों को खिलाएं, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आती है नगेट्स, जिसमें कहा जाता है कि कुछ नहीं पता कि कौन सा कीमा है, क्या कुछ किया हुआ है। डॉक्टर बिल्किस, बच्चों को सिर्फ नगेट्स चाहिए, हर वक्त चाहिए, क्या कहेंगे? घर में बना कर दें। घर में बना कर दें। अगर ऐसा है तो आप घर में बना के दें। बच्चों की आदत डेवलप करें ये सोच के कि जब आँख खुली तब सवेरा। हमने अपने टेस्ट बर्ड डेवलप कर लिए ना, तो बच्चा जब आप होता है छोटा तो आप उसके टेस्ट बर्ड खुद डेवलप कर सकते हैं, उसको नेचुरल उसकी तरफ लाकर। ऐसा नहीं हो सकता कि 12 साल के बच्चे को आप टीच करें, आप 6 महीने के बच्चे को टीच कर सकते। अगर चिकन स्ट्रिप्स घर में बना लें, हाँ। आप दे दीजिए, बिल्कुल सही है ना, उसका कोफ्ते भी बना सकते हैं, हम खुद भी जैसे करते होते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितनी नई नई चीज़ें अब क्यूजीन्स आ रही हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उसकी तरफ राग़िब होते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि रोकें या करने दें। मिसाल के तौर पे फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास लिस्ट में आई है वो है सुशी, कच्ची मछली। इसके बारे में क्या कहेंगे?
बहुत मुश्किल बात है। बात ये है कि मछली फिर सोर्स जी, और हल्का सा अगर उसे गला लिया जाए तो कंपैरेटिवली बेहतर है। हमारी जो ज़मीन है ये खाने के साथ अदरक और लहसुन का टेस्ट नहीं मांगती, लहसुन और अदरक की जो सलाहियतें हैं बेहतरीन वो मांगती लेकिन ये है। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग अभी डेवलपमेंट हुई है। पहले भी था लेकिन दुनिया के ऑलमोस्ट हर क्यूजीन में आपको कुछ कच्चा, सिवाय मेरे ख्याल में साउथ एशियन क्यूजीन में नहीं आपको मिलता, लेकिन मीट को कच्चा खाने का रिवाज है, जिसमें सुशी है। अगर आप इटालियंस की तरफ देखें बाकी चीज़ों में आपको कार्पाचियो नज़र आएगा जो कि बहुत ही फ्रेश उसी वक्त आया हुआ बीफ होता है जिसको कच्चा ही खाते हैं। ये भी टेस्ट डेवलप होने वाली बात है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं मिलावट करने वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे साथ आप बीती है। जी, बात यह है कि मुझे दूध वाला आता था मोटरसाइकिल पर, वो दूध दे जाता था जी। तो एक दिन थोड़ा सा पतला उसने दूध दिए तो मैंने कहा आप मिलावट करते हैं, तो उसने कहा गाड़ी निकाले मेरे साथ मेरे घर चले। सही। तो मैं उसके घर में जब गया हूँ तो आप यकीन करें उसके 3 बेटे और तीनों बेटे चारपाई पर पोलियो तीनों को हो गया था। हाँ जी। उसने कहा था कि पहले मैं मिलावट करता था, लेकिन जब से मैंने मिलावट शुरू की है तो मेरे तीनों बच्चे, जो भी बेटा पैदा होता था उसको पोलियो हो जाता था। अब मैं इसके डर से मैं मिलावट नहीं करता। नहीं तो आंखों देखा हाल है। अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज में उनको तनबीह की है कुरान हकीम में भी, जो नाप तोल में कमी करते हैं या फिर मिलावट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ये कहने का। यहाँ पे हम अपने तरीके से तो मेहनत कर सकते हैं और यू नो इट्स अ विशियस साइकिल भी। डॉक्टर बिल्किस क्या कहेंगी कि हमारे यहाँ रिश्वतखोरी, दूसरे हराम तरीकों से रोजी कमाना इतना आम हुआ है कि जब आप फिर उसको सर्व भी करने जाते हैं, खरीदने भी जाते हैं, तो आगे से भी आपको वैसी चीजें मिलती हैं। तो इट्स अ साइकिल। बिल्कुल, ये साइकिल है, जिंदगी का साइकिल है। आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं खत्म होता है और आप जो करते हैं आप वो पाते हैं। अगर ये हम सीख लें तो हम कभी भी किसी के साथ बुरा कर नहीं बड़ी सकते। एक बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि दिल गवाही देता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि अगर आप हक पर हैं, अगर आप अल्लाह से रुजू करें और नियत बांधे कि भाई मुझे सही रास्ता दिखा, मैं नहीं लोगों से उनसे सामना कर सकता या मुकाबला कर सकता, आप मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं क्या खाना है। बिल्कुल, तो आप अक्सर जो गलत चीज भी होगी उसकी तरफ आप खुद ही, आपका दिल माइल नहीं होगा। आखिरी चीज जी जो इंसान के पास है वो है इत्मीनान क़ल्ब। बेशक कि यस आई डन अ बेस्ट फ्रॉम मी, दैट्स ऑल। मेरा ख्याल है ये इत्मीनान क़ल्ब वो है कि शायद जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप जो चाहें खाएं, आप हराम करके खाएं, आप हलाल करके खाएं, लेकिन वो दिल का इत्मीनान आपको बता देगा कि आपने क्या किया। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं जी, और अल्लाह ताला से तवक्कल करें, उससे रुजू करें कि आपको नेक, साफ सुथरा, हलाल रोज़ी की तरफ आपको माइल करे और वहीं लेके जाए। यानी अगर कुछ गड़बड़ होगी भी, अगर आपकी नीयत साफ है, आपने किसी का हक नहीं मारा, तो इंशाल्लाह आपको वही सही चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस और आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। एंड वेट फॉर 1 नवंबर जिसमें मैं अनाउंस करूंगी अपनी मास्टर क्लास फॉर कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग इन कराची। जी हाँ, हम कराची आ रहे हैं बहुत जल्द, इसकी डेट अनाउंस होगी ऑन द 1 नवंबर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।